सफर की बातें। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम देखेंगे सफर के वाहनों के बारे में। हम ट्रेन टिकट और रेलवे टाइम टेबल के बारे में भी जानेंगे। दादी के घर पर अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के बाद जिया और मम्मी घर वापस आ गई हैं। जिया को देखकर बोबो बहुत खुश है। जिया का स्कूल खुलने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो उससे मिलने के लिए उसके नाना जी घर पर आए हैं। जिया, कैसी रही तुम्हारी छुट्टियां? छुट्टियां तो बहुत अच्छी थी नाना जी, और सफर में भी बहुत मजा आया। बहुत अच्छा। ये बताओ जिया, तुम्हारा सफर कैसे शुरू हुआ? मेरा सफर ट्रेन में शुरू हुआ नाना जी। ट्रेन में तो काफी मजा आया और मैंने बहुत सारी नई चीजों और लोगों के बारे में भी जाना। अच्छा, कैसे नए लोग और कौन सी नई चीजें जिया? मैंने ट्रेन और स्टेशन में कुली, सफाई कर्मचारी और टिकट चेकर के बारे में जाना। और ये भी देखा कि किस प्रकार ट्रेन रेलवे फाटक, पुल और सुरंग से गुजरती है। अरे वाह जिया, तुमने तो काफी मजे किए हैं इन छुट्टियों में। तुम अपनी छुट्टियों में क्या क्या करते हो? क्या जिया की तरह तुमने भी कभी ट्रेन में सफर किया है? ट्रेन के अलावा तुम और किन-किन गाड़ियों में बैठी जिया? ट्रेन से उतरने के बाद मैं ऑटो में बैठी नाना जी। ऑटो ठीक ठाक था। ऑटो चलाने वाले अंकल तो बहुत बातें भी कर रहे थे। ऑटो में बैठकर तुम कहाँ जा रही थी जिया? बस अड्डे तक नाना जी। फिर वहाँ से हमने बस में सफर किया। बस में बहुत भीड़ थी नाना जी। मेरे पैर पूरी तरह से अकड़ गए थे। कभी-कभी बसों में बहुत भीड़ हो जाती है। अगली बार हम कम भीड़ वाली बस में सफर करेंगे। देखना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। और उसके बाद हमने फेरी की भी सवारी की नाना जी। तो कैसी थी फेरी? क्या तुमने कभी फेरी में सफर किया है? कैसा लगा तुम्हें? हाँ, फेरी भी मजेदार थी नाना जी। वो पानी को उछालती हुई तेजी से चल रही थी। क्या आपने कभी फेरी में सफर किया है नाना जी? हाँ जिया, मुझे तो फेरी कार और नाव का मिश्रण लगती है। जिया, तुम्हें तो अब ट्रेन के बारे में बहुत कुछ पता है, पर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा सफर कितनी दूरी का था? जिया काफी देर सोचती है, पर उसे कुछ याद नहीं आता। मुझे तो नहीं पता नाना जी। कहीं पर लिखी हुई होती है क्या? हाँ जिया, वो तो ट्रेन के टिकट पर लिखी हुई होती है। जिया को तो ये नहीं पता था, क्योंकि उसने ट्रेन के टिकट को गौर से नहीं देखा था। क्या तुमने कभी ट्रेन के टिकट को गौर से देखा है? उसमें क्या जानकारियां होती है? ट्रेन के इस टिकट को देखकर बताओ, इस ट्रेन का क्या नाम है? जवाब, अवध एक्सप्रेस। इस टिकट पर सफर करने वाला व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा? जवाब, 643 किलोमीटर। इस टिकट पर कितने वयस्क और कितने बच्चे सफर कर रहे थे? जवाब, 2 वयस्क और 1 बच्चा।
अच्छा ये बताओ जिया, तुम्हारी ट्रेन किन किन जगहों से गुजरी थी? गोवा से गुजरी थी नाना जी, पर बाकी जगहों के नाम तो मुझे याद ही नहीं है। क्या तुम्हें पता है जिया की ट्रेन किन किन जगहों से गुजरी थी? जिया, हर ट्रेन का एक टाइम टेबल होता है, बिल्कुल तुम्हारे स्कूल के टाइम टेबल के जैसा। इससे हमें ट्रेन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर कब पहुंचेगी, कितने समय तक रहेगी और कितनी दूरी तय करेगी। मुझे तो ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में पता ही नहीं था। जिया को तो नहीं पता था, पर क्या तुम्हें ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में पता था? इस टाइम टेबल को देखो, इसे देखकर क्या तुम बता सकते हो ट्रेन मडगांव स्टेशन पर किस समय पहुंची? जवाब 7:35 को। ट्रेन मडगांव स्टेशन पर कितने समय तक रुकी रही? जवाब 10 मिनट। ट्रेन को सूरत स्टेशन पहुंचने में कितने दिन लगे? जवाब 1 दिन। सूरत स्टेशन पहुंचने तक ट्रेन ने कितनी दूरी तय की थी? जवाब 530 किलोमीटर। किस वाहन की सवारी तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगी जिया? मुझे ट्रेन की सवारी सबसे ज्यादा अच्छी लगी नाना जी। तुम्हें किस वाहन की सवारी करना सबसे ज्यादा पसंद है? ट्रेन, हवाई जहाज, बस, ऑटो, फेरी या कुछ और? अरे जिया, पिछले कुछ दिनों में तुमने तो बहुत सारे वाहनों में सफर कर लिया। अब चलो कुछ देर पैरों पे सफर करके पार्क तक चलते हैं। बिल्कुल नाना जी, मुझे तो चलते चलते आसपास देखना बहुत अच्छा लगता है। बोबो, तुम भी चलो हमारे साथ। जिया, नाना जी और बोबो एक साथ पार्क के लिए निकल पड़ते हैं। सारांश, इस वीडियो में हमने देखा सफर के वाहनों के बारे में। हमने ट्रेन टिकट और रेलवे टाइम टेबल के बारे में भी जाना। पहाड़ों से समुंदर तक, भाग 1। नदियों यानी रिवर्स का सफर। प्रस्तावना, इस वीडियो में हम पहाड़ों से समुंदर तक नदियों के सफर के बारे में जानेंगे। जिया, उसकी मम्मी और बोबो नाना जी से मिलने शहर से उनके गांव आए हैं। बाबूजी, अब तो आप पहले से भी ज्यादा स्वस्थ लग रहे हैं। ये तो गांव की हवा और पानी का कमाल है। तो बाबूजी, शहर की नौकरी से रिटायरमेंट के बाद अब गांव में रहना आपको कैसा लग रहा है? ये पहाड़ी गांव तो मुझे शहर से काफी बेहतर लगता है। यहाँ फैक्ट्रियों और गाड़ियों का कोई शोर नहीं, कोई प्रदूषण भी नहीं। वक्त गुजारने के लिए मैं गांव के रास्तों में टहलता हूँ और नदी के किनारे बैठकर मछलियाँ देखता रहता हूँ। अच्छा है, आप जिया से बात कीजिए, मैं जाकर माँ से मिलती हूँ। और तुम बताओ जिया, कैसा रहा तुम्हारा सफर? नाना जी, सफर तो बहुत अच्छा था। रास्ते में हमारी बस एक पुल से गुजरी। उसके नीचे बह रही नदी का पानी एकदम शीशे की तरह साफ था और उसमें ढेर सारी मछलियां थीं। मगर नाना जी, एक बात मुझे समझ नहीं आई। वो क्या जिया? नाना जी, क्या नदी में पानी इतना साफ है,
पर शहर में हमारे घर के पास जो नदी है उसका पानी बिल्कुल गंदा है, एकदम कीचड़ जैसा। ऐसा क्यों नाना जी? क्या तुमने कभी शहर की और गांव की नदियों यानी रिवर्स में कोई फर्क देखा है? उनके पानी में क्या अंतर है? बताता हूँ जिया, पर पहले ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि नदियाँ कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? नहीं नाना जी, ये तो मुझे नहीं पता। नदियाँ पहाड़ों से निकलकर बहुत लंबा सफर तय करती है जिया, और इस सफर में इंसान इनके पानी का तरह तरह से उपयोग भी करते हैं। कैसा उपयोग नाना जी? जिया, जब ये नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो इनका पानी बिल्कुल साफ होता है, पर जब ये नदियाँ गांवों से गुजरती हैं तो गांव के लोग इस पानी का नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, जानवरों को नहलाने के लिए और बहुत से दूसरे कामों के लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद ये नदियां शहरों से गुजरती है, जहां अलग अलग तरह की फैक्ट्रियों का कचरा निकलता है, जिसमें बहुत सारे हानिकारक रसायन मिले होते हैं। ये कचरा जाकर नदियों में मिल जाता है। अच्छा नाना जी, अब मैं समझी। यही कचरा जाकर नदियों को गंदा कर देता है। हमने देखा कि इंसान नदियों में किस तरह से प्रदूषण यानी पॉल्यूशन फैलाते हैं। ये सब जानकर तुम्हें कैसा लगा? जिया, क्या तुम्हें पता है कि ये हानिकारक रसायन हमारे शरीर में क्या प्रभाव डालते हैं? नहीं नाना जी। जिया, पानी में मिले ये हानिकारक रसायन जब हम इंसानों के शरीर में जाते हैं तो ये हमें बहुत बीमार कर सकते हैं। इस पानी में रहने वाली मछलियाँ और दूसरे जीव भी बीमार पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे मरने लगते हैं, और दूर दूर से जो पक्षी और जानवर इस पानी को पीने आते हैं वो भी इसे पीकर बीमार पड़ सकते हैं। क्या तुमने कभी नदियों में मरी हुई मछलियों को देखा है? तुम्हें क्या लगता है, ये क्यों मरी होंगी? नाना जी, क्या ये पानी पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक है? हाँ जिया, ये पानी पेड़ पौधों के लिए भी बहुत हानिकारक है। इसलिए कुछ जगहों पर जहाँ नदियों का पानी ज्यादा गंदा होता है वहाँ पेड़ पौधे कुछ कम होते हैं, और जो पेड़ पौधे होते भी हैं वो उतने स्वस्थ नहीं होते। नाना जी, तो क्या गांव और शहर में लोगों को ये पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए? क्या हम इस पानी को साफ पीने लायक नहीं बना सकते? हमें इस पानी को पीने से पहले उबालना चाहिए, जिससे इसके कीटाणु मर जाते हैं और ये पानी शुद्ध हो जाता है। तुम्हारे घर में पानी कैसे साफ किया जाता है? क्या तुम भी पानी को उबाल कर पीते हो? क्या पानी को साफ करने के लिए तुम कोई और तरीका सोच सकते हो? नाना जी, शहरों के बाद ये नदियाँ कहाँ जाती हैं? शहरों के बाद ये पानी जाकर समुंदर में मिल जाता है, और उसमें मौजूद सारा कचरा और हानिकारक तत्व भी समुंदर में मिल जाते हैं। नाना जी, तो ये सभी चीजें समुंदर में पूरी तरह से घुल जाती है? नहीं, सब कुछ नहीं घुलता। कुछ चीजें तो वैसी की वैसी ही रह जाती है। हम सभी को नदियों में कुछ भी डालने से पहले
उसका नदी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। क्या तुमने कभी नदी को प्रदूषित होते हुए देखा है? कहाँ देखा? वो देखकर तुम्हें कैसा लगा? नदी और समुंदर के पानी की हालत सुनकर जिया थोड़ी चुपचाप सी हो गई। इसलिए नाना जी बोले, पर जिया, हमारे गांव की नदी का पानी बिल्कुल साफ है। नीचे के पत्थर, मछलियां और बाकी चीजें भी साफ दिखाई देती है। तुम मेरे साथ नदी के किनारे चलकर मछलियां देखना चाहोगी? जिया बहुत खुश होकर बोलती है, हाँ जरूर नाना जी, चलिए। बोबो, आओ, तुम भी चलो। जिया, बोबो और नाना जी गांव की नदी में मछलियां देखने निकल पड़े। क्या तुमने कभी नदियों में इतना साफ पानी देखा है कि नीचे के पत्थर और मछलियां भी दिख जाएं? सारी नदियों को इतना साफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सारांश। इस वीडियो में हमने पहाड़ों से समुंदर तक नदियों यानी रिवर्स के सफर के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग चीजें पानी पर क्या प्रभाव डालती हैं। पहाड़ों से समुंदर तक भाग 2। पानी में घुलना यानी डिसॉल्विंग। पिछले वीडियो में हमने पहाड़ों से समुंदर तक नदियों के सफर के बारे में देखा। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग चीजें पानी पर क्या प्रभाव डालती हैं। जिया और बोबो नाना जी के साथ उनके गांव की नदी और उसका बिल्कुल साफ पानी देखते हैं। हाँ, यहाँ तो कितनी सारी मछलियाँ हैं। नाना जी के घर लौटकर जिया ये सोचने लगी कि इस नदी का पानी इतना साफ है कि नीचे के पत्थर भी दिख जाते हैं, पर उसके शहर की नदी में ऐसा कुछ तो दिखता ही नहीं था। ये जरूर पानी में खुली हुई चीजों की वजह से होगा, लेकिन नाना जी ने तो बताया था। नहीं, सब कुछ नहीं घुलता। कुछ चीजें तो वैसी की वैसी ही रह जाती है। जिया अब बड़ी उत्सुक हो गई ये जानने के लिए कि कौन कौन सी चीजें पानी में घुलती हैं, यानी डिसॉल्व होती हैं, और कौन सी नहीं। बुबू, ये जानने के लिए तो अभी हमें एक प्रयोग करना पड़ेगा। जिया घर के किचन से कुछ चीजें लेकर आती है। नमक, तेल, चावल, हल्दी, साबुन का पानी और आखिर में 5 गिलास भी। अब जिया सभी गिलासों को आधा पानी से भर देती है। इसके बाद जिया अपनी कॉपी में एक तालिका बनाती है, कुछ इस तरह। इस तालिका में जिया दर्ज करने वाली है कि कौन सी चीजें पानी में घुलती हैं या नहीं घुलती हैं, और किन चीजों से पानी का रंग बदलता है या नहीं बदलता है। अब जिया एक गिलास में थोड़ा सा नमक डालकर उसे चम्मच से हिलाती है। नमक तो घुल गया, पर पानी का रंग नहीं बदला। दूसरे गिलास में जिया ने तेल डाला और फिर उसे चम्मच से हिलाया। तेल तो पानी में नहीं घुला। इसकी बूंदें अब भी पानी के ऊपर तैर रही हैं। तीसरे गिलास में जिया एक चम्मच चावल डालती है और इस पानी को चम्मच से हिलाती है। ये तो नहीं घुला और पानी का रंग भी नहीं बदला। चौथे गिलास में जिया एक चम्मच हल्दी डालती है
और पानी को हिलाती है। अरे ये क्या? हल्दी तो पानी में घुल गई और पानी तो बिल्कुल पीला हो गया। आखिरी गिलास में जिया डालती है साबुन का पानी। वो तो एकदम से घुल जाता है। चम्मच से हिलाने के बाद ऊपर बुलबुले बन गए। ये तो घुल गया। पानी का रंग भी थोड़ा धुंधला हो गया। जिया ने तो प्रयोग करके देख लिया कि कौन कौन सी चीजें पानी में घुलती हैं और उनसे पानी का रंग बदलता है या नहीं। तुम भी कुछ चीजें इकट्ठी करो और देखो कि वो चीजें पानी पर क्या क्या प्रभाव डालती हैं। इतने में जिया के नाना जी आ जाते हैं। अरे जिया, क्या कर रही हो? जिया अपनी तालिका नाना जी को दिखाती है। बहुत अच्छे जिया, पर इसके नतीजों से तुम्हें क्या क्या पता चला? जिया के प्रयोग के नतीजों से तुम्हें क्या क्या पता चला? अगर पानी में कोई रंग ना हो तो क्या उसमें कुछ घुला हुआ नहीं है? साफ दिखने वाला पानी हमेशा साफ नहीं होता। उसमें हानिकारक चीजें भी मिली हो सकती है। समझी जिया? बिल्कुल नाना जी, पानी को उबालकर पीना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। बोबो, तुम भी समझ गए ना? इतने में किचन से आवाज आती है। अरे ये हल्दी का डब्बा कहाँ है? नमक भी नहीं मिल रहा। जिया, नाना जी और बोबो तीनों ये सुनकर हंसने लगते हैं। तुमने कभी ये सोचा है कि अगर सब कुछ पानी में घुल जाता तो क्या होता? और अगर पानी में कुछ भी नहीं घुलता तो वो पानी कैसा दिखता? हाँ, सोचो सोचो। सारांश, इस वीडियो में हमने देखा कि अलग अलग चीजें पानी पर क्या प्रभाव डालती हैं। किसानों की खेती। प्रस्तावना: इस वीडियो में हम किसानों यानी फार्मर्स के खेती करने के कुछ तरीकों के बारे में जानेंगे। कुछ दिनों में बिट्टू के स्कूल में वार्षिक उत्सव होने वाला है और एक नाटक में बिट्टू हिस्सा लेने वाला है। बिट्टू आज जल्दी नहाकर तैयार हो गया है। वो अब स्कूल बस का इंतजार कर रहा है। तभी उसके दादाजी मॉर्निंग वॉक करके वापस आ जाते हैं। अरे बिट्टू, आज तो तुम इतनी जल्दी तैयार हो गए? हाँ दादाजी, आज से स्कूल में नाटक की तैयारियां शुरू हो रही हैं। तो तुम नाटक में क्या करने वाले हो? मैं किसान बनने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। पर बिट्टू, तुम तो रोज खाने के बाद सब्जी बर्बाद करते हो। और किसान तो सब्जी उगाता है, कभी बर्बाद नहीं करता। लेकिन दादाजी, मुझे तो सब्जियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बिट्टू, हमें कभी खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है किसान कितनी मेहनत से सब्जियां उगाते हैं? नहीं दादाजी, ये तो मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें पता है किसान सब्जियां उगाने के लिए क्या-क्या करते हैं? सभी किसान अलग अलग तरीकों से अलग अलग सब्जियां उगाते हैं। चलो मैं तुम्हें प्याज की खेती के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी प्याज की खेती करते थे। सच में दादाजी, मुझे तो पता ही नहीं था।
हाँ बिट्टू, अब सुनो। मेरे पिताजी प्याज की खेती की शुरुआत हर साल जुलाई के महीने में करते थे। जुलाई आते ही किसान अपने अपने खेतों को खूंटी की मदद से नरम करना शुरू कर देते हैं। क्या तुमने कभी कोई खेत देखा है? उस खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? इसके बाद बैल कुरीगे को खींचते जाते हैं और किसान पीछे से प्याज के बीज डालते रहते हैं। बचपन में उन्हें देखकर मेरा भी बीज डालने का मन करता था। दादाजी, फिर क्या आप भी प्याज के बीज डालते थे? नहीं बिट्टू, खेतों में सही तरह से बीज डालने के लिए काफी अनुभव की जरूरत होती है। क्या तुमने किसानों को खेतों में बीज डालते हुए देखा है? तुम्हें क्या लगता है, खेतों में बीज डालते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? उसके बाद किसान क्या करते हैं? इसके बाद किसान 20 दिनों तक इंतजार करते हैं। 20 दिनों बाद खेत में प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं और साथ ही खरपतवार भी निकल आती है। ये खरपतवार क्या होती है दादाजी? क्या तुम्हें पता है खरपतवार क्या होती है? खेतों में पानी और खाद डालने की वजह से फसल के साथ साथ कुछ अनचाहे पेड़ पौधे भी निकल आते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते। उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खेतों से खरपतवार को निकालना बहुत जरूरी होता है। क्यों दादाजी? बिट्टू को तो पता नहीं, पर क्या तुम बता सकते हो कि खरपतवार को निकालना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि अगर किसान खरपतवार को नहीं निकालेंगे तो सारा खाद और पानी खरपतवार ही ले लेगी और प्याज की फसल कम हो जाएगी। फिर कुछ दिनों तक प्याज के बड़े होने का इंतजार किया जाता है। प्याज बड़ी होने के बाद क्या होता है दादाजी? कुछ दिनों बाद जब प्याज बड़ी हो जाती है तो इलीगे की मदद से प्याज को पौधे से अलग कर लिया जाता है। तुम्हें पता है इलीगे क्या होता है? तुम इसे किस नाम से बुलाते हो? और बिट्टू, हाथों को इलीगे पर ध्यान से चलाना होता है, नहीं तो इससे हाथ भी कट सकता है। सारी प्याज पौधे से अलग करने के बाद वो इसे बड़े बड़े बोरों में भरकर मंडी में बेचने जाते हैं। दादाजी, इसे बेचने पर तो उन्हें अच्छे पैसे मिलते होंगे। नहीं बिट्टू, हमेशा वो अच्छे पैसे नहीं कमाते। कभी कभी उन्हें खेती में नुकसान भी होता है। बिट्टू ये सुनकर थोड़ा मायूस सा हो गया। तुम्हें किसानों की हालत के बारे में जानकर कैसा लगा? किसान इतनी मेहनत से सब्जी उगाते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं आज से बिल्कुल भी खाना बर्बाद नहीं करूंगा। बिट्टू ने तो ठान लिया कि वो अब कभी खाना बर्बाद नहीं करेगा। दादाजी और बिट्टू बातें कर रहे थे, तभी बिट्टू की स्कूल बस आ जाती है। दादाजी, मेरी बस आ गई, अब मैं जाता हूँ। ठीक है बिट्टू, जाओ, आज स्कूल में अच्छे से खेती करना। ये सुनकर बिट्टू हंसता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। सारांश, इस वीडियो में हमने किसानों के खेती करने के
कुछ तरीकों के बारे में जाना।